Hi everybody, today we are going to discuss about the APH यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज। एंटी मीन्स पहले, पार्टम मीन्स पैदाइश, बच्चे की पैदाइश से पहले मां के वेजाना के थ्रू या वेजानल ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो आपका ब्लड आना शुरू हो जाए। यानी कि किस मुद्दत में? वो मुद्दत होती है 28 वीक्स के बाद, यानी कि लेडी की प्रेगनेंसी 28 हफ्तों की हो गई उसके बाद और बच्चे की पैदाइश से पहले कभी भी इस वक्फे के दौरान, इस ड्यूरेशन में कभी भी जो है वो आपका ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए फ्रॉम द वेजाइनल ट्रैक्ट, वेजाइना के रास्ते से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाए और उसकी मात्रा जो है, उसका अमाउंट जो है वो 300 ml से ज्यादा हो, तब हम उसको एपीएच यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज की कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि एपीएच नाम उसको देंगे। और एपीएच की कंडीशंस जो है, एपीएच जैसी परेशानी जो है वो आपका 3 to 5% केसेस में देखने को मिल जाता है। कॉजेज देखिए, कॉजेज इसके दो मेन कॉजेज हम काउंट करते हैं। नंबर 1 लोकल कॉजेज और नंबर 2 प्लेसेंटल कॉज। नंबर 1 पर आता है आपका लोकल कॉज। लोकल कॉज को हम जो है आपका एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉज भी कहते हैं, या नॉन प्लेसेंटल कॉज भी कह सकते हैं, या सिंपल कॉज भी इसको कहा जा सकता है। सिंपल कॉज यानी कि लोकल कॉज को जो है वो आपका दो जगहों से हम काउंट करते हैं। नंबर 1 यानी कि वो वेजाइनल है या सर्वाइकल है। वेजाइनल है तो किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी चोट लगने की वजह से ब्लड आ सकता है, किसी इंफेक्शन की वजह से ब्लड आ सकता है, जैसे कोई इंफेक्शियस डिजीज हो या कोई गोनोरिया हो या सिफिलिस वगैरह हो, तो उस वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये हमें एग्जाम करना पड़ेगा। सर्वाइकल कॉज जो है उसके, सर्वाइकल कॉज भी कई हो सकते हैं, जैसे आपका सर्वाइकल एक्ट्रोपियन और सर्वाइकल ट्यूमर, सर्वाइकल पॉलिप या सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल एक्ट्रोपियन में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्वाइटस यानी कि इंटरकोर्स टोटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान जो है आपका सर्विक्स की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से जब क्वाइटस होता है या इंटरकोर्स होता है तो किसी भी झटके के, जर्क के लगने से वहां पर ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है और रप्चर होने से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने प्रेगनेंसी होने के बाद, पहले 3 महीने और लास्ट के 3 महीने में क्वाइटस को यानी कि इंटरकोर्स को टोटली अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2 पर आता है आपका सर्वाइकल ट्यूमर। अगर उसके अंदर कोई है, यानी कि सर्विक्स में कोई ट्यूमर वगैरह है या कोई पॉलिप वगैरह है या वहां पर कोई कैंसर वगैरह डेवलप हो रहा है, तो उस सूरत में भी ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा, नंबर 2 पर आता है आपका प्लेसेंटल कॉजेज, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। प्लेसेंटल कॉजेज जो कि कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको हम जो है फिर कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे आपका प्लेसेंटल एज ब्लीडिंग, प्लेसेंटल एब्रेप्टिया और प्लेसेंटल प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया। अब नंबर 1 पर इसमें आता है, देखिए प्लेसेंटल एज ब्लीडिंग। प्लेसेंटल एज ब्लीडिंग से मतलब है कि ये आपका देखिए यूट्रस है, ये आपका इस तरह से यूट्रस है और इसमें जो है आपका यहां पर प्लेसेंटा लगा हुआ है, ये प्लेसेंटा लगा हुआ है और ये इसके साथ जो है बेबी कनेक्ट है, इसके साथ यहां पर ये बेबी कनेक्ट है। तो देखिए ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि बीच के जो 3 महीने होते हैं, मिडिल के जो 3 महीने होते हैं, उनमें यूट्रस भी और बेबी भी बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करते हैं, उनका वेट बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। तो बेबी का वेट बढ़ने से, तेजी से ग्रोथ होने की वजह से ये जो प्लेसेंटा होती है, ये जगह छोड़ देती है कभी कभी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है उस तरह से चांस होते हैं, जरूरी नहीं है, चांस होते हैं कि उसके किनारे उखड़ना शुरू हो जाए और वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटल एज ब्लीडिंग का नाम देते हैं। ये हो सकता है आपका प्लेसेंटल कॉज में। नंबर 2 प्लेसेंटा एब्रेप्सिया। प्लेसेंटा एब्रेप्सिया में देखिए क्या होता है कि अर्ली डिटेचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा, यानी कि डिलीवरी का जो टाइम है, डिलीवरी की जो मुद्दत है, यानी कि पूरा जब डिलीवरी होने का वक्त आता है उससे पहले ही प्लेसेंटा अपनी जगह छोड़ दे,
प्लेसेंटा अपनी जगह छोड़ दे तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, जो कि आपका प्लेसेंटा एब्रेप्सिया का नाम जिसको दिया जाता है। नंबर थर्ड पर आता है प्लेसेंटा प्रीविया। देखिए प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो आपका 70% केसेस प्लेसेंटा प्रीविया के मिलते हैं आपका किसके, एपीएच के लिए जिम्मेदार जो होते हैं वो प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि 70% केसेस में ऐसा देखने में आता है। इसमें देखिए होता क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि प्लेसेंटा की जो नॉर्मल साइट है, देखिए प्लेसेंटा की नॉर्मल साइट क्या होती है, मोस्ट कॉमनली जो आपका बच्चा इंप्लांट होता है एक स्ट्रक्चर के जरिए जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, यानी कि यहां पर यूट्रस की पोस्टीरियर वाल पर, पोस्टीरियर और अपर वाल पर या फंडस के नीचे की तरफ, ठीक फंडस के थोड़ा सा नीचे, तो उस साइट पर जो है आपका ये प्लेसेंटा इंप्लांट होता है, प्लेसेंटा चिपकता है जिससे बच्चा एम्बलाइकल कोड के जरिए मां से जुड़ा रहता है। तो ये प्लेसेंटा जो है आपका इस प्रॉपर साइट पर ना होकर, जो प्रॉपर साइट है पोस्टीरियर वाल, यहां ना होकर कुछ नीचे चिपक जाए, नीचे इंप्लांट हो जाए, यहां इस पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, किसी भी जगह पर जो है वो आपका इंप्लांट हो जाए, किसी जगह पर भी चिपक जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया का नाम देते हैं। यानी कि वो अपनी सही जगह पर ना चिपक के बच्चा वो किसी नीचे वाली साइड पर चिपके प्लेसेंटा के जरिए, तो उसको हम जो है आपका प्लेसेंटा प्रीविया का नाम देते हैं। इसको 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 टाइप 1 यानी कि लोअर लाइन प्लेसेंटा, नंबर 2 टाइप 2 मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, नंबर टाइप 3 पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, और टाइप 4 जो है आपका कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हम बताते हैं आपके लोअर लाइन से मतलब क्या है। हमने आपको वहां पर दिखाया कि ये आपका प्लेसेंटा जो है पीछे की तरफ इंप्लांट होता है, लेकिन आपका लोअर लाइन प्लेसेंटा में क्या होगा कि इसकी जो साइट है, यानी कि इससे ऊपर ऊपर होना चाहिए, इससे ऊपर ऊपर है, तो ये यहां पर इस तरह से प्लेसेंटा जो है वो आपका इंप्लांट हो जाए, प्लेसेंटा इस तरह से इंप्लांट हो जाए लोअर लाइन पर, यानी कि लाइन से जो सही साइट है उससे थोड़ा नीचे जो है प्लेसेंटा चिपक जाए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब बेबी का वेट बढ़ता है, बेबी का साइज बढ़ता है, तो उसका प्रेशर जो है वो आपका इस प्लेसेंटा के ऊपर पड़ेगा, तो ये अपनी जगह छोड़ सकता है। तो जब ये अपनी जगह छोड़ेगा तो ब्लीडिंग जो है वो आपका स्टार्ट हो सकती है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देते हैं लो लाइन प्लेसेंटा। अगर ये प्लेसेंटा यहां पर मौजूद है, सर्विक्स से नहीं दिख रही है लेकिन साइड पे आपका लोअर लाइन पर है, नीचे की तरफ है, तो इसको हम प्लेसेंटा लो लाइन प्लेसेंटा का नाम देते हैं। दूसरा टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि इसके नीचे की तरफ ये सर्विक्स है, यूट्रस में नीचे की तरफ क्या होता है, सर्विक्स होता है। सर्विक्स यानी कि इसमें इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस 2 रास्ते होते हैं, यानी कि आगे आपका रास्ता जो है वो आपका वेजाइना से कनेक्ट रहता है और पीछे आपका यूट्रस की बॉडी से कनेक्ट रहता है। तो जो आगे की तरफ वेजाइना के साथ रास्ता कनेक्ट है उसको हम एक्सटर्नल ऑस कहते हैं, ऑस के माने सुराख, एक्सटर्नल मींस बाहरी, और जो अंदर बॉडी ऑफ यूट्रस के साथ कनेक्ट है उसको हम इंटरनल ऑस का नाम देते हैं। तो जब ये प्लेसेंटा इससे और थोड़ा नीचे आ जाए, इससे और थोड़ा नीचे आ जाए और थोड़ा सा पार्ट इसका सर्विक्स से दिखाई देने लगे, इस तरह से थोड़ा सा पार्ट जो है आपका सर्विक्स से दिखाई देने लगे, इस तरह से देखिए कि ये आपका मानो सर्विक्स का मुंह है, इंटरनल ऑस अंदर वाला सुराख जो है आपको, और यहां से आपको ये इस तरह से हल्की सी प्लेसेंटा झांकती हुई नजर आए, हल्की सी प्लेसेंटा जो है वो झांकती हुई नजर आए, तो इसको हम मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया का नाम देते हैं। और तीसरा आता है आपका पार्शियल प्लेसेंटा, यानी कि यहां इसी तरह से समझिए कि ये आपका सुराख है, सर्विक्स का रास्ता देख रहे हैं, तो इसमें प्लेसेंटा जो है वो आपका इस तरह से काफी हद तक दिखाई देने लगे, यानी कि प्लेसेंटा और थोड़ा सा नीचे को आ जाए, थोड़ा सा और ज्यादा इस सर्विक्स को घेर ले, तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया का नाम देते हैं। और अगर ये रास्ता जो है पूरी तरह से क्लोज हो जाए, यानी कि ये पूरी तरह से प्लेसेंटा इसको कवर कर ले, कंप्लीटली इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर ले, यानी कि ये प्लेसेंटा जो यहां से ये इस तरह से, ये इस तरह से पूरा का पूरा इसको इसलिए कवर कर लिया, इस तरह से चिपकी हुई है साइड में, और
बढ़ते बढ़ते साइज जो है कहां तक आ गया, आपका पूरी सर्विक्स का जो अंदर वाला स्वाथ है उसको पूरी तरह से कवर कर लिया, तो उसको हम कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया का नाम देते हैं। तो इन सभी कंडीशंस में आपका बहुत रिस्क रहते हैं, 70% चांसेस होते हैं आपका किसके, आपका एपीएच होने के। इसके अलावा प्लेसेंटा का साइज जो है, प्लेसेंटा का साइज जो है वो आपका अगर लार्ज हो, जैसे ट्विंस के केसेस में होता है, मल्टीपल बर्थ के केसेस में होता है कि प्लेसेंटा का साइज जो है काफी बड़ा होता है, तो उस सूरत में भी बेबी वेट की वजह से वो अपनी जगह छोड़ सकता है, तो उसकी वजह से भी एपीएच होने के कंडीशंस बन जाती है। एपीएच होने के चांसेस जो है वो ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आता है ई वासा प्रीविया। वासा प्रीविया देखिए ये बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि अनप्रोटेक्टेड ब्लड वेसल्स, यानी कि जो कोर के साथ ब्लड वेसल्स जा रही हैं वो सर्विक्स से बाहर आ जाए, तो उनके किसी भी वजह से चोट वगैरह लगने से या किसी भी वजह से उनसे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, तो वो आपका वासा प्रीविया के अंदर आता है, जिसके चांसेस वैसे बहुत कम होते हैं, यानी कि वो ब्लड वेसल्स जो है वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं होती है। अदर कॉजेज, इनके अलावा लोकल और प्लेसेंटल कॉजेज के अलावा कुछ अदर कॉजेज भी हो सकते हैं, कुछ अदर रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे आपका शॉर्ट कॉर्ड का होना, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड जिससे बच्चा मां से कनेक्ट है, प्लेसेंटा और बच्चे के अम्बिलिकस से कनेक्ट है कॉर्ड, वो साइज में छोटी है, तो उसकी वजह से भी ज्यादा चांसेस होते हैं आपका प्लेसेंटा यानी कि एपीएच के। या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होने की वजह से, या मल्टीपैरिटी, यानी कि जो लेडी बहुत ज्यादा बच्चे, यानी कि उसने कई ज्यादा बच्चों को जन्म दिया है, बहुत जल्दी जल्दी जन्म दिया है, यानी कि अभी जन्म दिया फिर प्रेग्नेंट हो गई, फिर जन्म दिया, फिर प्रेग्नेंट हो गई, फिर जन्म दिया, तो इससे क्या होगा कि माल न्यूट्रिशन होगा चला जाएगा, ना बच्चे की सही परवरिश हो पाएगी ना मां की सही परवरिश हो पाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि प्लेसेंटा वीक हो जाता है और अपनी जगह छोड़ सकता है। तो मल्टी पैरिटी जो और लेडी होती है, जो बच्चों को ज्यादा जन्म दे चुकी होती है, उनमें इस तरह की कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट नंबर, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की वजह से भी ऐसा मिल सकता है। एडवांस एज ऑफ मदर, यानी कि मां की उम्र जो है वो आपका 35 साल से ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड जिसके अंदर रहता है, बैग जो होता है, वो मेम्ब्रेन पहले से रप्चर हो जाए, तो उस कंडीशन में भी रिस्क रहता है। वेरिकोज वेन की सूरत में भी आपका एपीएच का रिस्क रहता है। यूटेराइन रप्चर अगर हो जाए तो वहां पर भी एपीएच का खतरा होता है। ओलिगोहाइड्रोमियोस, ओलिगोहाइड्रोमियोस यानी कि जो आपका फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड है, उसका जो अमाउंट है वो 200 ml से कम हो, तो उस सूरत में भी आपका एपीएच होने के चांसेस रहते हैं। यूटेराइन स्कार, यूटेराइन स्कार यानी कि किसी लेडी का पहले जो है वो आपका सिजेरियन सेक्शन हो चुका है, तो उस सूरत में वहां पर स्कार, अंदर की तरफ स्कार बना रह जाए और वो पूरी तरह से क्योर ना हो, तो फिर दोबारा से प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वो जगह वहां पर वीक पड़ जाती है, तो उस सूरत में वहां पर जो है जहां से प्लेसेंटा चिपकी है वो अपनी जगह छोड़ सकती है, तो वो भी एपीएच का एक कॉज हो सकता है। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फीचर्स। देखिए इसमें क्या क्या फीचर्स दिखाई देंगी जिनके जरिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपका एपीएच का केस हो सकता है। देखिए सबसे पहला तो यही है कि ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन ब्लीडिंग अगर 300 ml से ज्यादा हो रही है, तब आप इसकी तरफ इशारा समझेंगे कि ये एपीएच हो सकता है। नंबर 2, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, पेट के अंदर ऐंठन और दर्द जो है वो आपका पैदा हो सकता है। टेंडर एब्डोमेन, हाथ से छूने पर, पेट को जब हाथ से छूते हैं तो वहां पर दर्द जो है वो महसूस हो सकता है। फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट भी हो सकती है और फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट भी हो सकती है, यानी कि बच्चा लाइव भी हो, ये भी हो सकता है बच्चा ना लाइव हो, तो दोनों कंडीशन में आप यहां पर देखने को मिल सकते हैं। प्री एक्लेम्प्सिया फीचर्स देखने को वहां पर मिल सकती है। और ब्लड स्टैंड सीरस जो आपका डिस्चार्ज है, यानी कि जो फ्लूइड है उसके साथ ब्लड मिक्स होकर अगर आ रहा है और टाइम से पहले निकलने लगे, तो ये भी आपका एक साइन होता है इसमें। इन केसेस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस में देखिए पेनलेस ब्लीडिंग होती है, उसमें दर्द नहीं होता है, उसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है और ब्लड जो है जो आता है उसमें से बिल्कुल फ्रेश होता है, ब्राइट रेड जो है वो होता है। और लेकिन जब ब्लड ज्यादा निकल जाता है तो लेडी का जो फेस है वो बहुत ज्यादा पेलर हो जाएगा और उसकी स्किन जो है वो आपका ठंडी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, काम हो जाएगी, बिल्कुल शांत हो जाती है और लास्ट में लेडी जो है वो शॉक की कंडीशन में जा सकती है। एपीएच की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है, जो कि मुमकिन है। अब बात आती है इसमें इन्वेस्टिगेशन की कि हमें
कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें कराने चाहिए, तो इसमें सीबीसी, ब्लड ग्रुपिंग, यूरिन प्रोटीन एनालिसिस, यूएसजी यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी, और आपका फाइब्रिनोजन लेवल, क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम और आरएच फैक्टर जो है आपका इसमें करा के हमें ऑलरेडी रख लेने चाहिए। जब इस तरह का केस आए तो सबसे पहले हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमें किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ जाए, तो वहां पर ग्रुपिंग का होना, आरएच फैक्टर का जांचना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट अगर हम जब कर रहे हैं, मैनेजमेंट करने में देखिए सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाए। घर पे ये इस तरह का इलाज ना किया जाए, तो पेशेंट को जो है वो हॉस्पिटलाइज किया जाए, और वहां पर सबसे पहले देखा जाए कि कितना ब्लड लॉस हुआ है। उसके पैड्स वगैरह से आप देख सकते हैं कि कितना ब्लड जो है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 300 ml से ज्यादा हुआ है नहीं। तो यानी कि सबसे पहले असेस करेंगे आप उसके ब्लड लॉस को। दूसरे असेस करेंगे मैच्योरिटी ऑफ फीटस, बच्चा कितना डेवलप हो रहा है, उसकी हार्ट साउंड सही प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। ऑल जो है आपका वाइटल्स मदर के आप जो है वो असेस करेंगे, यानी कि उसका रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, पल्स रेट वगैरह सभी चीजें जो है, बीपी, टेम्परेचर, ये सब चीजें जो है आप उसकी नोट करेंगे, उसको देखेंगे कि सही अपनी है या नहीं है। क्योंकि ये भी आप देखेंगे कि अभी जो लेडी है उसको कहीं लेबर पेन तो नहीं हो रहे हैं, तो वो चीजें जो है आप उसमें असेस करते हैं। करेक्ट, अगर आप देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन कम है तो आप पहले हीमोग्लोबिन का करेक्शन करेंगे, यानी कि ब्लड वगैरह चढ़ा के आईवी फ्लूइड्स वगैरह उसको देकर, रिंगर लैक्टेट वगैरह जो है उसमें देकर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर ब्लड लग रहा है आपको वेरी लेस है, कम है बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन, तो उस वक्त आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है आप करेंगे, ताकि जो है वो डिलीवरी के टाइम जो है उसको ज्यादा परेशानी ना आए। ब्लड टेस्ट वगैरह आप करेंगे। और इसके अलावा अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि उसका जो साइज है प्लेसेंटा का वो 2 सेंटीमीटर से कम है, या सर्विक्स से 2 सेंटीमीटर दूर है, 2 से 3 सेंटीमीटर दूर है, तो आप जो है ट्राई कर सकते हैं वेजाइनल डिलीवरी को। वेजाइनल डिलीवरी अगर यहां सक्सेस नहीं हो रहा है तो फिर आपका LSCSE आपको करना पड़ेगा, यानी कि सीजेरियन सेक्शन आपको करना पड़ेगा। देखिए, अगर प्रेगनेंसी फुल टर्म से कम है, यानी कि पूरा टाइम होने में भी वक्त है, तो आप उस वक्त जो है, और ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो आप देखेंगे कि ब्लीडिंग कितनी हुई है, ये तो देखना ही है। दूसरे, पेशेंट की कंडीशन क्या है, जनरल कंडीशन पेशेंट की क्या है, गुड है या नहीं है। तो अगर गुड है और ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है और फीटल हार्ट साउंड जो है वो नॉर्मली आ रहे हैं, तो आपको 38 वीक्स तक वेट करना है। उस बीच में आप जो है कुछ मेडिसिन, अगर हल्का फुल्का स्पॉट्स आ रहा है, हल्का ब्लड आ रहा है, तो आप उस ब्लड को रोकने के लिए ट्राई कर सकते हैं कुछ दवाइयां देकर, जो मैं भी आगे बताऊंगा। तो इसमें अगर यहां पर टाइप 1 और टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उस सूरत में वेजाइनल डिलीवरी के ट्राई किया जाए, अदरवाइज फिर आपको सीजेरियन सेक्शन तो करना ही पड़ेगा, अगर बच्चे को कोई खतरा पैदा हो जाता है या मां को कोई खतरा पैदा हो रहा है। कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, तब भी आपको जो है वो आपका सीजेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा। देखिए, इन सब चीजों के लिए पेशेंट को सबसे पहला काम होता है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में सबसे पहला काम है उसको ओटी के अंदर ले जाना, और वहीं पर आप जो है ये सारे एग्जामिनेशन वगैरह करेंगे। टाइप 3 टाइप 4 में तो यानी कि अगर इस तरह की कंडीशन है तो LSCS होना ही है, यानी कि सीजेरियन सेक्शन आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर जनरल कंडीशन या ब्लीडिंग कम हो रही है, फीटल हार्ट साउंड सही है, तो आप जो है वेट करेंगे फुल टर्म का वेट करेंगे। उससे पहले आप उसको हल्का फुल्का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ताकि जो है वो ब्लीडिंग चेक हो सके। तो अगर हल्का फुल्का स्पॉट आ रहा है या लाइट ब्लीडिंग हो रही है, तो आप ट्राई टू चेक ब्लीडिंग बट इन हॉस्पिटल में ले जाकर ही आप उसको ट्रीट करेंगे। फुल टर्म से पहले हल्का फुल्का आ रहा है तो उस वक्त आप ट्राई कर सकते हैं उसको रोकने की, तो उसमें जो है आप स्ट्रेप्टोविट या स्ट्रेप्टोसिड वगैरह जो है वो देने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आप आयुर्वेद के तौर पे देना चाहें तो हिमालय कंपनी की स्टिप्लॉन टैबलेट आती है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, हिमालय कंपनी की स्टिप्लॉन। अगर आप यूनानी में बिलीव करते हैं तो वहां पर कुर्स बंदिश खून के नाम से आती है, कुर्स बंदिश खून के नाम से आती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और होम्योपैथिक में सिकेलिकॉर 30 और अर्निका 30 के नाम से मेडिसिन आती है, एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट के मुताबिक जो है आपका एपीएच के केसेज में सिकेलिकॉर 30 और आपका अर्निका 30 की 5-5 बूंद जो है दिन में 3 बार इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर स्पॉट्स आ रहे हैं, खाली ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं रोकने की। लेकिन
अगर फुल टर्म हो गया है, यानी कि आप 38 तक उसके फुल टाइम तक वेट भी करेंगे, आप उसके फुल टाइम तक वेट करेंगे, और वेट करने के बाद आप ये काम करें। और अगर पेशेंट को लेबर शुरू हो जाए, फुल टर्म हो रहा है और पेशेंट को लेबर शुरू हो जाते हैं और ब्लीडिंग कंटिन्यू हो गई है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगी है और फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट हो जाए, तो उस सूरत में ग्रॉस माल फॉर्मेशन होता है, यानी कि बच्चे के अंदर जो है वो पूरी तरह से फॉर्मेशन नहीं हुआ था बच्चा, तो इसलिए फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट हो सकती है। तो उस वक्त आप प्रीफर करेंगे सीजेरियन सेक्शन, तो वहां पर आप सीजेरियन सेक्शन ही करेंगे। तो ये था आज हमारा लेक्चर एपीएच, यानी कि एंटी पार्टम हेमरेज। अगर इसमें से कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।